हम है ब्रेकिंग बैरियर्स और मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया। आलिश ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूँ। इस वक्त इंडिया में एक इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है। अब से कुछ घंटे के बाद राम मंदिर की सेरेमनी, प्राण प्रतिष्ठा, जिसकी गूंज इस वक्त पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। सिर्फ भारत नहीं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बल्कि इसकी बात पूरी दुनिया में की जा रही है। एक ऐसी सेरेमनी जिसमें हजारों लाखों की तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं और दुनिया के जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से मुबारकबादें दी जा रही हैं। बल्कि मैं तो ये भी देख रही थी कि बल्कि पहले मैं अपने मेहमान का तारुफ करवाऊं, फिर हम आगे गुफ्तगू करेंगे। हमारे प्रोग्राम में आज काफी अरसे के बाद शामिल हो रहे हैं संजय दीक्षित जी, जो कि ऑथर हैं, राइटर थैंक यू हैं फॉर इनवाइटिंग मी। जी, पब्लिक स्पीकर हैं और जयपुर डायलॉग में आप उनको देखते हैं तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। संजय जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। बहुत थैंक शुक्रिया यू कि आप वेरी आए। मच फॉर इनवाइटिंग मी। संजय जी, जिस तरह मैंने कहा कि इतना बड़ा ये एक इवेंट होने जा रहा है कि जिसमें मैं देख रही थी कि बल्कि यहाँ तक हुआ खबर एक आई कि जो अमेज़न है वो भी एक मिठाई जब अपनी वहां पर सेल कर रहा है तो उसने उसके नाम से राम मंदिर की जो प्रसाद है उसके नाम से मिठाई उन्होंने सेल करनी शुरू की, तो उनको फिर नोटिस पहुंच गया और उनको कहा गया कि ये सही बात नहीं है। यहाँ तक हुआ है। ऐसा वही कह रहे हैं ना कि लोग बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। जी जी, भाई ये वाला जो आपने बोला है जुमला, ये तो इस मौके के लिए बिल्कुल सही है। सही कह रहे हैं आप। देखिए ना, हम भी प्रोग्राम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ही इसके ऊपर बात हो रही है, तो बहती गंगा से सभी हाथ धो रहे हैं। तो संजय जी, इससे पहले कि हम कल यानी कि चंद घंटे के बाद वहां पर जो होगा उसकी बात करें, पहले मैं चाहूंगी कि हम थोड़ी सी हिस्ट्री पे बात करें। मैंने बहुत पहले आपके साथ एक प्रोग्राम किया था, वो भी मंदिर की फिलॉसफी और इंडिया के जो मंदिर थे उनकी हिस्ट्री पे बात की थी। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या इसकी हिस्ट्री पे अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालिए। जी, हिस्ट्री पे यदि बात करें तो एक तो जो हिस्ट्री के जो एक्सेप्टेड फैक्ट्स हैं और दूसरे जो हिस्ट्री जो है जो आप अयोध्या में जाएंगे तो लोग जो है तो जो एक्सेप्टेड फैक्ट्स हैं वो तो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें आ गए हैं और उसमें ये है कि यस देयर वाज अनडिनाइबली टेम्पल जहाँ पर कि द मस्जिद स्टूड, जहाँ पर मस्जिद बनाई गई थी, सो कॉल्ड बाबरी मॉस्क, जिसका नाम भी बाबरी मॉस्क कब पड़ा वो क्लियर नहीं है, क्योंकि पहले जो रिकॉर्ड्स में जिसका नाम आता है उसका नाम आता है मस्जिद जन्म स्थान। सारे रिकॉर्ड्स में उसका नाम मस्जिद जन्म स्थान है। अच्छा। 1858 से तो अंग्रेज़ों के रिकॉर्ड मौजूद है, क्योंकि वहाँ पर उस एरिया में अंग्रेज़ों ने 1854 में अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। अवध के नवाब जो थे उनको पेंशन ऑफ कर दिया था और अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। दैट वाज 1854। और उसके बाद का फिर रिकॉर्ड जो है वो, क्योंकि अंग्रेज़ों की और बात आप कोई चीज़ पसंद करें या ना करें, लेकिन एक चीज़ यह है कि दे वर एक्सीलेंट रिकॉर्ड कीपर्स। रिकॉर्ड वो बहुत अच्छा मेंटेन करते थे। तो 1858 में सिख निहंगों ने जाकर वहाँ कब्जा करके और हवन वगैरह शुरू किया था, तो उस पर FIR हुई थी। वो FIR की कॉपी मौजूद है और उसके बाद फिर जो एक्शंस हुए वो सारे के सारे मौजूद है और वहाँ से एक पूरी तरह से रिकॉर्ड मेंटेन है। लेकिन उसके पहले का जो भी आता है उसमें बहुत सारा तो ट्रैवलॉग्स आते हैं जो जैसे एक हैरी बेकर था या टिफन थालर था, ये सारे जो है वो जो ब्रिटिश ट्रैवलर्स या फॉरेन ट्रैवलर्स जो वहाँ गए उन्होंने जो ट्रैवलॉग्स मेंटेन किए हैं उसमें भी दे हैव मेंशन कि भाई ये ऐसी जगह है जहाँ पर आकर हिंदू पूजा करते हैं और अपेरेंटली यहाँ पर एक मंदिर था और वो तोड़ा गया। और जो 1528 का जो मंदिर तोड़ा गया, तो इस पर ASI का है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसने कोर्ट के मॉनिटर्ड और कोर्ट का ऑर्डर्ड पूरा का पूरा वहाँ एक्सकेवेशन किया था और एक्सकेवेशन के बाद एस्टैब्लिश कि भाई यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर था। हिस्टोरिकली ASI इज नॉट इन अ पोजीशन टू से कि भाई इसको ये जो है वो अपने आप गिर गया या तोड़ा गया, लेकिन इतना बड़ा मंदिर ऑटोमेटिकली तो नहीं गायब हो जाएगा और वहां पे इस तरह का स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली तो नहीं आएगा। लेकिन चूंकि इनकॉन्ट्रोवर्टेबल नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि हाँ भाई यहाँ पे मंदिर था, दैट इस्टैब्लिश्ड,
और फिजिकल मंदिर था, ये भी स्टैब्लिश्ड है, और इसको राम जन्मभूमि हिंदू मानते हैं, ये भी स्टैब्लिश्ड है। तो ये दोनों चीजें तो स्टैब्लिश्ड है। अब उसको तोड़ के बनाया गया, तो उसके ऊपर बनाया गया, ये स्टैब्लिश्ड नहीं है। दैट इज द सुप्रीम कोर्ट फाइंडिंग। ठीक, ये तो सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग है। जो वहां के जो लोकल जो हिस्ट्री है, जिसको हम कहते हैं कि आपके लोकल हिस्ट्री की भी अपनी, जब हिस्टोरियोग्राफी में जो लोकल हिस्ट्रीज होती हैं, वो उनकी भी अपनी वैल्यू होती है। उसके हिसाब से यहाँ पर कोई एक सूफी हुआ करते थे, क़ज़लबाश कलंदर, और क़ज़लबाश कलंदर के पास बाबर आया था। जब पहले पहले वो गया था तो ही लॉस्ट हिज फर्स्ट बैटल अगेंस्ट राणा सांगा। तो उसके बाद में बयाना की बैटल थी, दिस इज बैटल ऑफ बयाना। बैटल ऑफ बयाना हारने के बाद किसी ने उसको इनको रेफर किया, तो ये यहाँ आया था, तो इन्होंने उसके लिए दुआ करने के बदले में ये मांगा कि ये जो मंदिर है इसको तोड़ दो। तो उसने प्रॉमिस किया, यानी वेंट, एंड उसके बाद बैटल ऑफ खानवा हुई जिसमें वो जीता। और उसके बाद वो फिर उसने अपने मीर बाकी, उसका एक था मीर बाकी ताशकंदी, उसको डिप्यूट किया कि भाई यह कलंदर साहब की जो ख्वाहिश है उसको पूरा करे। तो उसके बाद फिर वहाँ पे बहुत भारी बैटल हुई, लाखों लोग मारे गए उसमें, एंड देन ही वाज एबल टू, मीर बाकी वाज एबल टू डिस्ट्रॉय द टेम्पल। ओके, लेकिन जो लोकल हिस्ट्री है उसके हिसाब से वहां पर कोई 76 लड़ाइयां हुई हैं, यानी हिंदुओं ने उसको एक दिन के लिए भी अनचैलेंज्ड नहीं छोड़ा। और थ्रू आउट द मुगल हिस्ट्री एंड आफ्टर दैट जो अवध के बादशाह थे उनके टाइम पे वो बराबर कोशिश करते रहे उसको रिक्लेम करने की, कई बार रिक्लेम किया, दैट वाज शॉर्ट लिव्ड। और इस तरह से वो चलता रहा अंग्रेजों के जमाने तक, 1858 की। फिर उसके बाद रिकॉर्ड कीपिंग पूरी प्रॉपर हमको पता है। ठीक, तो ये तो अंग्रेजों के ज़माने तक है। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर 1949 में 22 जनवरी को वहाँ पर मूर्ति प्रकट हो जाती है, या कोई उसको वहाँ ला के रख देता है, जो भी है, दैट फैक्ट इज ऑल्सो नॉट क्लियर। उसके ऊपर भी FIR हुई थी। उस FIR में महंत अभिराम दास जी थे, ही वॉज प्रिंसिपल अक्यूज्ड। देन they could not muster the courage to remove that मूर्ति। एंड उसके बाद फिर कोर्ट केस चलते रहे। कोर्ट केस के बाद फिर वो 1992 वाला इंसिडेंट हुआ, और वो इंसिडेंट हुआ भी इसलिए क्योंकि दैट मूवमेंट, जैसे मैंने कहा कि वो मूवमेंट 1528 के बाद एक भी दिन रुका नहीं। अगर वो 76 लड़ाइयां बोल रहे, 76 जो स्कर्मिशेस हुई इनको सबको काउंट करते हुए, इफ यू गो टू अयोध्या में आप जाएंगे तो हर व्यक्ति बच्चे बच्चे के जुबान पे यही है। इट मे नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, बट इट इज वेरी क्लियर दैट, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी एडमिट किया है कि भाई हिंदूज नेवर withdrew the claim to the temple and to जन्म स्थान। फिर इसके बाद इन्होंने जब ये मूवमेंट और तेजी से शुरू किया 80s में, 1980s में, और वो 1980s का जो मूवमेंट वो शुरू हुआ उसका भी एक एक्चुअली ट्रिगर जो मैं मानता हूँ, आई हैव लिस्टेड दिस, मेरी जो बुक है अनब्रेकिंग इंडिया, आपके पास यदि हो तो ठीक है, नहीं तो यू कैन ऑलवेज, इट इज अवेलेबल ऑन किंडल ऑल्सो, तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, तो जो ट्रिगर हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि 1947 में जब पार्टीशन हो गया, तो पार्टीशन होने के बाद भी जो मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स थी वो कांग्रेस में एंटर कर गई। क्योंकि जो भी मुस्लिम लीग के एलिमेंट्स थे इंडिया में, आपको पता है कि मुस्लिम लीग ने पूरा का पूरा दो कौमी नज़रिया पे पाकिस्तान बनाया था, और दो कौमी नज़रिया जो था वो, उसका जो जेनेसिस था वो सारी की सारी माइनॉरिटी प्रोविंस, जहां पे मुस्लिम्स माइनॉरिटीज में थे, वो प्रोविंसेस थी। द टू नेशन थियरी was birthed and nurtured in areas where Muslims were in minority, principally United Provinces,
यूनाइटेड प्रोविंसेस एंड बॉम्बे। बंगाल में और पंजाब में जहां पर मुस्लिम्स है ऑलरेडी इन सब्सटैंशियल नंबर, वहां को कोई परेशानी भी नहीं थी, वहां से कोई डिमांड नहीं आई थी। डिमांड सारी की सारी पाकिस्तान की यहां से उठी। और आफ्टर पाकिस्तान वाज क्रिएटेड, तो out of 3.5 crore Muslims in India, only 72 lakhs went to Pakistan. और जो वापस रह गए यहाँ पे, ये सारे के सारे वही थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए वोट दिया था। तो उसके बाद फिर जो मौलाना आज़ाद थे, उन्होंने क्या किया कि ये जो सारे एलिमेंट्स थे इनको उन्होंने कांग्रेस में इंटीग्रेट करने की कोशिश की। ही वाज लार्जली सक्सेसफुल एक्सेप्ट फॉर केरला, क्योंकि केरला में वो जो मुस्लिम लीग के एलिमेंट्स थे उन्होंने कांग्रेस नहीं ज्वाइन किए, वो अपनी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बना के अलग हुए। तो वो जो मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स का जो वायरस था वो कांग्रेस में भी एंटर कर गया। और इन अनदर 15-20 years it resurfaced, or it took rebirth, as you can say, in the form of what is called the All India Muslim Personal Law Board. Okay. और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो था उसने दो कौमी नजरिए का एक दूसरा नाम रखा, ठीक है मिल्ली संजय जी। तशख्खुस। तो वो जी, 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 मिल्ली बिल्कुल। तशख्खुस जब उन्होंने शुरू की तो फिर इधर से भी रिएक्शन हुआ, और फिर वो जो राम मंदिर मूवमेंट था वो काफी तेज हुआ। फिर एक बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी। जी, जी, बिल्कुल। उन्होंने ठीक है। बातचीत में ये कंसीड किया, मैं एक मिनट में जी, जस्ट जी, जी, बिल्कुल। 30 सेकेंड जी, प्लीज कंक्लूड। जी, जी। तो वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के चेयरमैन थे सैयद शहाबुद्दीन, एक्स डिप्लोमेट। उन्होंने ये कंसीड किया कि अगर ये प्रूव हो जाता है कि यहाँ पर मंदिर था तो हम इसका क्लेम छोड़ देंगे। और ये जब लोगों ने प्रूव कर दिया तब लेफ्टिस्ट बीच में कूद पड़ते हैं और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तुम गलत कर रहे हो। जहाँ आप जानते हैं कम्युनिस्ट को तो काम ही लड़ाना होता है, और उन्होंने उनको बहुत सारा मटेरियल दे दिया कि नहीं नहीं तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं है। तो वो दैट अल्टीमेटली रिजल्टेड इन दैट ट्रिमेंडस एंगर व्हिच रिजल्टेड इन द डिमोलिशन ऑफ दैट सही डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर। ठीक। संजय जी, बड़ी आपने तफसील से जो हिस्ट्री आपने जो इसकी बयान की। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं इस तरफ के अब कल जो होने जा रहा है ये आप समझते हैं कि ये कितनी ग्रैंड सेरेमनी होगी और कितनी इम्पोर्टेंट, कितना सिग्निफिकेंट ये एक तारीख रस्म होने जा रही है क्या? क्योंकि मैं देख रही थी कि CNN से लेकर गार्डियन तक हर जगह पर ये पब्लिश हो रहा है कि ये डेकेड्स लॉन्ग इंडियाज ड्रीम या डेकेड्स लॉन्ग हिंदू ड्रीम है जो कि अब ये पाया तक मील तक पहुंचने लगा है। तो क्या आप इसको इसी तरीके से देखते हैं? मैं डेकेड्स लॉन्ग नहीं देखता हूँ, मैं इसको सेंचुरीज लॉन्ग देखता हूँ। सेंचुरीज लॉन्ग इसलिए भी देखता हूँ कि दिस इज हिस्टोरिकल इवेंट नॉट जस्ट इन इंडिया, ये एक ग्लोबल हिस्टोरिकल इवेंट है। ग्लोबल हिस्टोरिकल इवेंट इसलिए है कि जो एब्राहमिक रिलीजन्स हैं उन्होंने जब से ये सागा ऑफ डिस्ट्रक्शन शुरू किया, स्टार्टेड विद क्रिश्चियनिटीज। रोमन एम्पायर जब क्रिश्चियन हाथों में गई, व्हेन कॉन्स्टेंटाइन कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, उसके बाद से डिस्ट्रक्शन ऑफ द रोमन कल्चर, जिसको पेगन कल्चर बोलते हैं, उसके जो टेम्पल्स थे, उसके जो सिंबल्स थे, उनका डिस्ट्रक्शन शुरू हुआ। पहले ईस्टर्न रोमन एम्पायर में, उसके बाद फिर आपके प्रॉपर रोम में, फिर ऑल ओवर यूरोप, और उसके बाद फिर कॉलोनीज में। फिर 7th सेंचुरी में इस्लाम आया। इस्लाम ने क्रिश्चियनिटी के ये जो क्रिश्चियनिटी का जो आइकनोक्लाज्म था वो एक तरह से अडॉप्ट कर लिया, और they also went about destroying things। तो इस पूरा जो सागा ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ नियरली 2000 years में ये पहला इंस्टेंस है where a grand icon of non-Abrahamic civilization has been reclaimed. So it is not just a Hindu renaissance, it is a renaissance for all non-Abrahamic religions the world over. ओके,
तो इसमें मैं ये भी देख रही थी कि आप ही के राजस्थान के एक स्कल्पटर हैं जिन्होंने जो पेंसिल की टिप पर जो मूर्ति है उसकी वो इतना इस सबसे कहा जा रहा है कि स्मॉलेस्ट वो बनाया है। ये सारी चीजें क्योंकि आ रही हैं तो इसको मैं देख रही थी। तो जो कल की सेरेमनी है उसमें क्या-क्या होगा? एक तो ये कि जो आपके वज़ीर-ए-आज़म हैं नरेंद्र मोदी साहब उनकी स्पीच होगी और नहीं नहीं, आप स्पीच वहां नहीं होगी, वो दैट इज अच्छा, रॉन्ग। अच्छा, स्पीच इज वो पब्लिक स्पीच उनका, दैट इज अ सेपरेट। द 12:05 इज द मुहूर्त ओके, एंड ओके, इट इज एन 84 सेकेंड मुहूर्त। तो पूरी की पूरी जो सेरेमनी है वो 12:07 तक पूरी हो जाएगी और वो वहाँ एंड हो जाएगा। उनकी पब्लिक स्पीच फिर बाद में है और वो पब्लिक स्पीच है एट 1 PM एट अ सेपरेट प्लेस। वो मंदिर अच्छा, कैंपस में नहीं है, इट इज नॉट इन द टेम्पल कैंपस। ठीक। तो सर हमने सुना है कि बहुत स्टार्स भी आ रहे हैं और सेलिब्रिटीज़ बाहर से भी लोग आ रहे हैं, इंडिया के बाहर देखिए से भी अबाउट काफ़ी। 7,500 पीपल आर इनवाइटेड। तो 7,500 में 5,000 आर कॉमनर्स और 5,000 कॉमनर्स और उनकी फैमिलीज वो लोग हैं जो इस पूरे मूवमेंट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है ओवर द लास्ट 40-50 ईयर्स और लॉन्गर। और बाकी जो 2,500 हैं उसमें बहुत सारे लोग हैं, उसमें आपके स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सेलिब्रिटीज फ्रॉम ऑल वॉक्स, स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज हैं, फिल्म सेलिब्रिटीज हैं, आर्टिस्ट्स हैं, सिंगर्स हैं, पेंटर्स हैं, हर तरह के वॉक्स में। बट वहाँ पर बैठने की जगह करीब 7,500 की ही है, तो इट इज लिमिटेड टू दैट। ओके, मैं ये भी पढ़ रही थी कि इस एक दिन की वजह से और वहां पर क्योंकि अब राम मंदिर बन गया तो इसकी वजह से जो अयोध्या की इकोनॉमी है और जो बिजनेस है बहुत बूम पर है और इससे भी इंडिया की इकोनॉमी जो है बेहतर हो रही है। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। एक्चुअली मैं तो इस पर बहुत सारे एपिसोड्स कर चुका हूँ जयपुर डायलॉग्स पे, स्पेशली माय टॉक्स विद अंकित शाह। अंकित शाह की जो प्लेलिस्ट है उस पर जाकर आप देखेंगे तो उसमें ये जो टेम्पल इकोनॉमी का जो पुराना जो कॉन्सेप्ट है इंडिया का, कि इंडिया डोमिनेटेड द ग्लोबल GDP फॉर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ years without oppressing anybody, without colonizing anybody, without causing destruction to nature। ये सब किए बिना कैसे था कि 35% 40% GDP जो थी वो भारत के पास थी और उसके सेंटर में यह टेम्पल इकोनॉमी थी, बिकॉज टेम्पल वाज द हार्ट ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन। और जो लोग कहते हैं कि भाई टेम्पल्स वर अटैक्ड, ऑफ कोर्स टेम्पल्स वर अटैक्ड बाय द इस्लामिस्ट्स फॉर देयर बिलीफ, क्योंकि उनको जो है वो शिर्क मिटाना था। शिर्क मिटाने के साथ साथ बिकॉज टेम्पल्स वर आल्सो सेंटर्स ऑफ वेल्थ, तो वहां से उनको वेल्थ भी बहुत लूट के ले जाते थे। दे यूज्ड टू प्लंडर। माले गनीमत का कॉन्सेप्ट आप जानती हैं, साथ में और भी चीजें थी। और ब्रिटिश के लिए जो था वो they targeted the temples because the temples were also centers of civilization, centers of education, centers of culture। ये जो भी आप भारत का जितना भी आप देखते हैं कि ये थिएटर है, डांस है, ड्रामा है, पेंटिंग है, ये सब सेंटर्ड अराउंड टेम्पल्स थी। तो टेम्पल्स जो है वो देवर जनरेटर्स ऑफ ग्रेट वेल्थ, और वो जो जनरेशन ऑफ वेल्थ होता था उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आप अयोध्या की इकोनॉमी से देख रही हैं। और नॉट जस्ट अयोध्या की इकोनॉमी, यूपीज इकोनॉमी इज नाउ नंबर 2। ये बीमारू स्टेट्स में हुआ करता था, हमारे यहाँ कुछ बीमारू स्टेट्स होती थी एक जमाने में, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यूपी, ये जो 4 स्टेट थी इनको बीमारू स्टेट कहते थे। क्योंकि बीमारू स्टेट्स का मतलब वो हर चीज में, हर इंडेक्स में, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स इंडेक्स हो, कोई इकोनॉमिक इंडेक्स हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स हो, हर एक में बॉटम पे हुआ करती। आज यूपी जो है वो नंबर 2 पे पहुंच गया और नंबर 2 पहुंचने में
बहुत सारा जो एक इनका कंट्रीब्यूशन है वो टेम्पल इकोनॉमी का भी है। जैसे काशी का कॉरिडोर बनाया, काशी में the footfall has increased 10 times. Kashi means Varanasi, which is the constituency, the Lok Sabha constituency, parliamentary constituency of नरेंद्र मोदी जी। वहाँ पे 10 टाइम्स फुटफॉल बढ़ गया। तो इस तरह से वो पूरा का पूरा जो ओल्ड सिस्टम है उसको एक मॉडर्न थीम देके और एक बहुत ही बढ़िया जिसको कह सकते हैं कि एक एमलगमेशन ऑफ ट्रेडिशन विद मॉडर्निटी किया गया है और दैट इज वर्किंग। ठीक। अच्छा, आपने क्योंकि इकोनॉमी की बात भी किया, बताया आपने बड़ी तफसील से, तो इकोनॉमी में तो एक और बड़ी खबर जो है हमने ये भी देखी कि अब बोइंग भी आ गया इंडिया, और दुनिया की जो बड़ी से बड़ी कंपनी है वो आपकी तरफ पहुंच रही है। तो वो आपके वज़ीर आज़म ने कहा कि वो दिन दूर नहीं है कि जब एयरक्राफ्ट जो है वो सब कॉन्टिनेंट में बने। देखिए बोइंग तो जो है आप ये देखिए कि व्हाट इज द ग्लोबल डीप स्टेट। ग्लोबल डीप स्टेट के जो सबसे बड़ी जो कंपनीज हैं वो कौन है? ब्लैक रॉक, वैंगार्ड। मैं इसलिए इनका नाम ले रहा हूं कि ये इस तरह की और 2-3 जो कंपनीज हैं ये बोइंग को भी ओन करती हैं, ये एप्पल को भी ओन करती हैं, ये आपके मेटा को भी ओन करती हैं, ये गूगल को भी ओन करती हैं। ये पहुंच गई तो बाकी सब तो पीछे पीछे आएंगे जी। ब्लैक रॉक ने ऑलरेडी एक अंबानी के साथ में एमओयू कर लिया है। दे आर कमिंग देयर इन अ बिग वे। तो जब ब्लैक रॉक आएगी तो ब्लैक रॉक के और वैंगार्ड के बच्चे तो आएंगे। बोइंग तो उनके बच्चे हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ जयपुर डायलॉग्स पे ग्लोबल डीप स्टेट पे कई सारे हमारे 3-4 अच्छे प्रोग्राम्स हैं। उनको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा 5-6-7 जो कंपनीज हैं इनका जो पोर्टफोलियो है वो $30 ट्रिलियन का है। कितना? $30 ट्रिलियन। ओके। which is bigger than the total GDP of यूनाइटेड स्टेट्स। जो यूनाइटेड स्टेट्स की जीडीपी से ज्यादा का पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं वो कंपनीज पहले ही आ गई भारत में, बाकी तो पीछे पीछे आने ही हैं, सभी आ रहे हैं। ठीक, जैसा कि आपने कहा कि वो तो बच्चे हैं, वो तो अभी आए हैं, वो तो आने ही है। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं सर, इसमें इसका एक और एंगल ये है कि हम ये देख रहे हैं कि जैसे कि गल्फ कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं, जो कि मुस्लिम कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, अभी बल्कि कुछ दिन में यूएई में भी एक बड़े टेम्पल की इनॉग्रेशन है जहां पर सुना है कि आपके वजीर आजम वहां पर भी जाने वाले। तो हम देख रहे हैं कि वहां पर भी ये जी, तो वहां पर भी जो इंडिया की का कल्चर और इसकी जो हिस्ट्री है और फिर उसको वहां पे तालीमी अपने निसाब में शामिल किया जाना, वहां पर टेम्पल्स का, जो कि इससे अगर आप कुछ साल पहले चले जाएं तो ऐसा नहीं था वहां पर, ये एक बड़ा वो है। तो क्या इसको आप कैसे देख रहे हैं कि क्या आपके साथ रिलेशंस इतने बेहतरीन है, या वो ये समझ रहे हैं कि अब ये दुनिया जो है इसमें जो उन्होंने रिफॉर्म्स किए हैं इसमें वो ये समझते हैं कि इंडिया का जो कल्चर या उसकी जो रिवायात हैं, जो हिस्ट्री है, उसको वहां तक भी ले जाना बड़ा जरूरी है। इस पर प्लीज रोशनी डालिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अरब ममालिक हैं और ख़ासतौर से सऊदी अरब और अमीरात, और मुझे तो इसमें ये लगता है कि इसमें लीड तो शायद अमीरात ने ही ली है, क्योंकि आप जाते ही रहते होंगे, आप अमीरात में दुबई अबू धाबी जाते ही रहते होंगे, आपने देखा होगा कि वहाँ पर सिस्टम बहुत ओपन बहुत पहले से है। मैं भी दुबई अबू धाबी वगैरह जब गया हूँ तो मुझे कतई 1 मिनट के भी लिए नहीं लगा कि मैं किसी फॉरेन कंट्री में हूँ। तो आप ये देखिए कि दुबई का एग्जांपल ले लीजिए अगर, तो दुबई अमीरात की जो टोटल पॉपुलेशन है, दुबई के मेरे ख्याल से पूरी अमीरात की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 85% एक्सपैट्स है। सही। और 85% एक्सपैट्स वो तभी
रख पाते हैं जब वो एक सिस्टम में टॉलरेंस लाएंगे, तभी वो रख पाएंगे। और सारे लॉज वगैरह सब इतने स्ट्रांग होने के बावजूद वो इस प्रकार का एक सिस्टम डेवलप कर पाए। नहीं संजय जी, सऊदी 85% में तो पाकिस्तानी भी है, पूरी सब दुनिया है, के कंट्रीज है ना। लेकिन सब लेकिन भी है। क्या वजह है कि उनका जो ज्यादा अब लगाव हो रहा है वो इंडिया के साथ है, इंडिया की तरफ उनका ज्यादा झुकाव है। मैं उसी को कंप्लीट कर रहा था। तो ये सऊदियों ने भी इस मामले में सीख ली है इनसे। अब मोहम्मद बिन सलमान का, एमबीएस का ये कहना है कि वो जो है सऊदी अरब को यूरोप बनाना चाहते हैं, तो उसके पीछे उसका क्या सोच है। आप ये देखें कि ये जो नई जनरेशन है, ये जो नई जनरेशन है वो ज्यादातर वेस्ट में एजुकेटेड है। बाकी तो सब आपको पता है कि पुराने जो आपके जब सऊदी आए थे 1925 में सऊदी अरब बना था, उसके हम्म। बाद से जितने भी वहाँ बादशाह हुए हैं वो सारे के सारे भाई थे आपस में। तो नेक्स्ट जनरेशन जो है वो अब आई है। अब किंग सलमान तो हैं कहने के लिए, लेकिन पावर सारी की सारी इफेक्टिवली मोहम्मद बिन सलमान के हाथ में है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन। तो ये जो नेक्स्ट जन है ये सारी वेस्ट में एजुकेटेड है, और इसको भी ये एक अंदाज है कि भाई ये जो सॉवरेन वेल्थ फंड्स हमने बना रखे हैं, इतनी सारी जो पैसे जो हमारे पास हैं ऑयल की वजह से, तो उसको अगर हम गेनफुली इन्वेस्ट नहीं करेंगे, या फिर हम जैसे दुबई ने किया, दुबई ने अपने आप को ट्रेडिंग हब बनाया, और दुबई की वैल्यू आज ऑयल से कम और एज ए ट्रेडिंग हब ज्यादा है। दुबई ऐसे का ही। पोर्ट जो है इस पूरे इलाके में सबसे बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। एक तरफ सिंगापुर है, दूसरी तरफ दुबई है। अब जाके भारत ने थोड़ी कोशिश शुरू की है ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बनाने की। तो जहाँ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स होंगे, जहाँ पे आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट हब होगा, और जहाँ पे आपका वो कैपिटल का हब होगा, तो वहाँ तो प्रोग्रेस होगी होगी। अब सऊदी जो है जब वो कह रहे हैं कि भाई हमें आगे देखना है, सो एमबीएस इज प्लानिंग फॉर नेक्स्ट 50 ईयर्स। वो अगले 50 साल की देख रहा है, और उसको पता है कि 50 साल में अगर हमको दूसरी कंट्रीज को अट्रैक्ट करना है या दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करना है, तो ये जो सिस्टम्स उन्होंने वहाँ बना रखे हैं विच आर बेस्ड टोटली ऑन शरिया, ये नहीं चलेंगे। ये अलग बात है कि वो जो है इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड से वो सारे के सारे परेशान हैं। खतर जो है वहाँ पे मुस्लिम ब्रदरहुड का वो बना हुआ है, आपको पता ही है। जीसीसी ने इसको खतर को पूरी तरह से बायकॉट कर दिया था। तो दे आर ऑल्सो स्केयर्ड कि ये इसको हम डाइल्यूट नहीं करेंगे तो ये मुस्लिम ब्रदरहुड वाला जो मामला है वो यहाँ भी चढ़ दौड़ेगा, जैसे बीच में इजिप्ट में हो ही गया था। तो मुस्लिम ब्रदरहुड ने वहाँ पे कब्जा कर ही लिया था, बाद में फिर आर्मी ने उसको भगाया वहाँ से, और अल सीसी आए। और अल सीसी इज बेसिकली एंटी मुस्लिम ब्रदरहुड, आई शुड से फ्रंट वहाँ के लिए, वो पूरा फ्रंट बना हुआ एंटी मुस्लिम ब्रदरहुड का। तो देयर इज ओपनिंग अप, और ओपनिंग अप के लिए नियरेस्ट पार्टनर, बेस्ट पार्टनर, सिक्योरिटी प्रोवाइडर भारत है। पाकिस्तान हो सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने इकोनॉमिक यार सुसाइड कर कभी लिया। मेरे जहन में यही बात आई कि सबसे बड़ा जो बात की कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइडर वो तो पाकिस्तान था, तो पाकिस्तान के बजाय अब इंडिया हो ने सकता जगह था, ले लेकिन ली, वही कह रहा हूँ रिप्लेस ना, कर ली। पाकिस्तान ने अपने आप को इकोनॉमिक सुसाइड कर लिया ना। उनके लिए दो कौमी नजरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी कम इंपॉर्टेंट है। तो देव कमिटेड पोलिटिकली है वहां पे। तो पाकिस्तान के लिए तो मैं कई बार आपसे भी शायद कह चुका हूँ कि पाकिस्तान तो कंफ्यूजन का शिकार है कि या तो पूरी तरह से आप जो है वो एक दीनी ममालिक बन जाओ, और या फिर पूरी तरह से डेमोक्रेसी बन जाओ। अब ना तो आप डेमोक्रेसी हो, यू आर अ गाइडेड डेमोक्रेसी और मैनेज्ड डेमोक्रेसी, और जो सारा का सारा जो सारे लीवर्स हैं वो आर्मी के, मिलिट्री के हाथ में। तो या तो पूरी डेमोक्रेसी बन जाइए,
या फिर पूरी तरह से धीमी ममालिक बन जाइए, या पूरी तरह से डिक्टेटरशिप बन जाइए। ये जो कंफ्यूजन पैदा कर रखा है कि हम डेमोक्रेसी भी हैं और हम ना गए संजय जी, ना करे तुसी फिर बुला रहे हो डिक्टेटरशिप बनने की हो गया जी। अच्छा बात ये है हाँ, बात ये है कि ये जो आखिरी पॉइंट ना, मैं यही बात देखिए, कितनी बड़ी बात आपने कही। आपने ये कहा कि देखिए अब उनके लिए जो, जब अब वो एक मुस्लिम उम्मा से निकलना चाह रहे हैं और रिफॉर्म्स ला रहे हैं, तो उनको जो एक बड़ा, और फिर तेल का जो है, ऑयल का भी अगर आप ऑल्टरनेट देखें तो वो समझते हैं कि इकोनॉमी को अब और भी किसी और तरफ भी ले जाया जाए, तो उसमें इंडिया एक नजर आता है। लेकिन जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर की आपने बात की कि जो कभी पाकिस्तान जो रोल प्ले करता है, तो इसका मतलब है कि अब वहां की अगर इकोनॉमी नहीं है, अगर आपके पास पैसा ही नहीं है, आप उसको नहीं कर सकते, तो फिर आप, लेकिन देखिए ना, इकोनॉमी तो अगर आप देखें तो हमेशा से हमारी उनके ऊपर ही चल रही है। इकोनॉमी तो हमारे कर्जे ले लेकर ही चल रही है सर, ये कोई पहली मर्तबा तो नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये जरूर था कि जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर और जो ताल्लुकात, रिलेशन और ये सब था, ये था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब ये भी खत्म हो गया, क्योंकि पैसा तो पहले भी नहीं था सर हमारे पास, कौन सा इतना ज्यादा था, वही देते थे। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की इज्जत भी चली गई है। सॉरी टू से दैट, बट आई डोंट थिंक पाकिस्तान इज नाउ रिस्पेक्टेड बाय द अरब्स। नहीं, वो तो सर जो जो हाथ लेने और देने वाले में तो फर्क होता है ना। अगर आप इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि जाहिर है कि अगर आप कुछ को लेके फिर रहे हैं, तो वो तो खुद हमारे वजीर आजम जो है वो ये कहते हैं कि मैं जहां जाता हूँ तो मेरी शक्ल देख के वो समझ जाते हैं कि मैं मांगने आ गया हूँ। जाहिर है कि ये तो वो खुद कई मर्तबा कह चुके हैं। तो वो तो, ये तो बात अंडरस्टूड है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन आप समझते हैं कि इसका बहुत बड़ा अमल दखल है कि ये जो हम जो दूर हुए वहां से, तो इस एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो ये है कि इकोनॉमी हम मांगते ही चले जा रहे हैं और उसमें से निकल नहीं पा रहे अब। देखिए मॉडर्न वर्ल्ड में आप चाहे जो कुछ भी कह रहे हैं, अल्टीमेटली अगर आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं होगी तो आप इस मॉडर्न वर्ल्ड में कुछ नहीं कर सकते। आप भले कितना कहने लगे कि साहब कि हम जो है वो इस्लाम का किला है, ये तो कहते हैं ना पाकिस्तान तो इस्लाम का किला है। तो जो फोर्ट्रेस ऑफ इस्लाम है उसमें चारों तरफ से उस फोर्ट्रेस में छेद ही छेद है, कोई भी किधर से ही घुस जाता है। वो आप जो है वो टीटीपी को ही नहीं हैंडल कर पा रहे, तो फिर सही क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी। तो सही। वो ज़माने तो रह नहीं गए कि जब ज़ियाउल हक जो थे वो जॉर्डन के बिहाफ पे उन्होंने कितने सारे पैलेस्टीनियंस को मार दिया था। उसकी कोई आप बात नहीं करता। हाँ, बट ये ज़रूर है कि भाई जॉर्डन ने वहाँ पर पाकिस्तानी फौज को लगा रखा था। नहीं, सऊदी भी हमने कई तो बार कई जो है दफा, वो हाँ, हमने तो कई दफा बात की, बहुत दफा बात की इसके ऊपर, ये तो सबको पता है। लेकिन ये बात जो है ये आपकी अपनी जगह पे दुरुस्त की, अगर आपके पास पैसा नहीं है और फिर कब तक जो है वो कर्ज लेके आप चलते रहेंगे, तो फिर ऑब्वियसली ये रिप्लेस होते चले जाएंगे और दूसरे लोग जो हैं आके उस गैप को फिल करते चले जाएंगे। तो संजय दीक्षित जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहूंगी आपका। थैंक यू सो मच, आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, और हमने जो है ये जो कल एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है इसके ऊपर, जिसमें पूरी दुनिया में इस वक्त पब्लिश हो रहा है और बात की जा रही है इसकी, तो इसके बाद भी फिर हम दोबारा बात करेंगे जो कुछ भी हुआ। लेकिन ये जो बात आप कर रहे थे कि बड़ी कई जगहों पर बड़ी इस सिलसिले में प्रॉब्लम हो रही पाकिस्तान में भी जो है लोग इसके ऊपर लोग बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे आपको पता ही लगता है। है मेल्ट डाउन हो रहा है 3 तरह के लोगों का। हमारे 3 तरह के लोगों का मेल्ट डाउन हो रहा है, बहुत बुरा मेल्ट डाउन हो रहा है। क्योंकि इट सीम्स दैट वैसे भी पास्ट में भी राम वाज ऑलवेज यूनाइटिंग फैक्टर इन इंडिया, क्योंकि राम की जो डिवोशन है इट कट्स अक्रॉस एवरीथिंग, यू नो, कट्स अक्रॉस कास्ट, क्लास, whatever differences you take, it cuts across everything. वो चरित्र ही ऐसा है ना, को मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। वो एट अ डिवाइन लेवल, एट अ स्पिरिचुअल लेवल वो अलग चीज़ है, लेकिन इवन एट अ ग्रॉस लेवल इज कंसिडर्ड एन आइडियल ह्यूमन बीइंग। द हिस्टोरिकल राम, अगर किसी की बात करें, देयर इज अ हिस्टोरिकल राम, देयर इज अ डिवाइन राम एंड देयर इज अ स्पिरिचुअल राम। तो अगर हम हिस्टोरिकल राम की भी बात करें एज अ ह्यूमन बीइंग, तो इज कंसिडर्ड द आइडियल ह्यूमन बीइंग, अपहोल्डर ऑफ द बेस्ट ह्यूमन वैल्यूज। तो इट कट्स अक्रॉस एवरीथिंग। तो इससे जो है वो 3 तरह के लोगों को भारी मेल्ट डाउन है, और उसमें हमारे यहाँ के भी कुछ लोग हैं जो, तो एक तो लेफ्टिस्ट और जो सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट के जो इलेजिटिमेट चिल्ड्रन है, यानी कि लिबरल्स, उनमें भारी मेल्ट डाउन है। दूसरे
दे आपके जो इस्लामो क्रिश्चियन जो कंजर्वेटिव्स हैं वो तो बिल्कुल पागल हुए पड़े हैं। वो कहेंगे कि अच्छा ये कल जो हमारे रहमो करम पर जिनको हमने इतने दिनों तक गुलाम रखा वो उनकी ये हिम्मत, तो वो है वो you can see that in Pakistan also somebody सर वो like तो Parvez Hood comes across and says कि in any case he वो तो doesn't understand Hinduism at all। ये मेरे बहुत पहले से ये है कि बहुत सारे जो प्रोग्रेसिव जो हैं पाकिस्तान में सर वो वैसे जो ही कम है। नहीं नहीं संजय जी, हुड भाई जो है ना बहुत ही ज्यादा मेरे फेवरेट हैं। तो वो जब उनको बुलाएंगे सामने होंगे तो इसके ऊपर डिबेट करेंगे। लेकिन ये जो अभी आपने बात की ना, इसके ऊपर मैं ये बात करना चाहूंगी कि अभी आप कह रहे हैं, बात कर रहे हैं ना, तो ये तो हमने वो भी देखा कि भाई इस वक्त जो इस्लामिस्ट है उनके अंदर तो बहुत ज्यादा एक घमसान का रन पड़ चुका है। तो जब स्मृति ईरानी आपकी वहां पर पहुंची सऊदी अरेबिया, तो तब भी ऐसे ही घमसान का रन वो तो भाई उसका बेस्ट एग्जांपल तो आपके लाल टोपी है। सर बड़े गुस्से में, बहुत गुस्से में वो। लाल लाल टोपी से कहिए कि तुरंत जो है वो तलवार निकाल के सऊदी अरब के ऊपर हमला कर दे। और वैसे भी जो कोड़े वहां पड़े थे उसके, वो वैसे भी नाराज रहते हैं उनसे। सर बस बहुत गुस्से में ना करें, हमारे ऊपर भी गुस्से में होंगे। तो संजय जी थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। दोबारा भी आपसे बात होगी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।